कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसको मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल करके सवाल भी पूछे हैं, जिसमें से कुछ सवाल जो ऐसे हैं जो मैं लेना चाहता हूँ, उनको टैकल करना चाहता हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं अगर आपने कोई प्रॉपर्टी फाइनलाइज की है। दो सवाल में से पहला सवाल जो मुझे उभर के आया है कि नीलगिरी वाले जी, ये टोकन अमाउंट कितनी होनी चाहिए अगर हम कोई फ्लैट फाइनलाइज करते हैं, तो टोकन अमाउंट कितनी दी जाए सो दैट वो प्रॉपर्टी बुक की जाए। ठीक है, देखिए कैसा है, टोकन अमाउंट छोटी हो बड़ी हो, अल्टीमेटली तो ट्रांजैक्शन पूरा होना ज़्यादा ज़रूरी है, पर फिर भी दोनों पार्टी को कंफर्म रहे और दोनों पार्टी सेटिस्फाइड रहे, इसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर टोकन अमाउंट डिटरमाइन की जा सकती है। वो चालू होती है 50,000 से भी, और कोई जो है वो 10% भी मांग लेता है। मगर वो कौन सी पॉइंट्स है जिसके ऊपर टोकन अमाउंट जो है वो फाइनलाइज की जा सकती है। मैं वन बाय वन उसके साथ मैं अभी बातचीत करूंगा, और ये सारी लिस्ट भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पहली पॉइंट जो है उसमें वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर मान लो प्रॉपर्टी 1 करोड़ 2 करोड़ की 1.5 करोड़ की है, तो नेचुरली उसमें 50,000 रुपये से तो वो उतना ज़्यादा इंटेंशन क्लियर नहीं होता है, तो वो अमाउंट को बढ़ाया जा सकता है थोड़ा सा। फिर लोन जो है प्रॉपर्टी के ऊपर कोई पेंडिंग है क्या, और अगर है तो वो कितना है, अमाउंट कितना है, सो दैट ये ना हो जाए कि उसको भाई 50 लाख की प्रॉपर्टी है और 45 लाख की तो उस पर लोन ही है और ओनर 5 लाख रुपए टोकन मांग रहा है, तब तो उसकी कोई बात नहीं है। इट इज ऑफ नो यूज इतना बड़ा अमाउंट दे करके। थर्ड पॉइंट है कि ओनर जो है वो पुणे में है क्या। सारे मान लो 3 ओनर है तो तीनों के तीनों पुणे में है क्या, या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव है या पावर बटन होल्डर है, कैसा है, वेदर वो सामने आ रहे हैं नहीं आ रहे, उस पर भी टोकन अमाउंट डिटरमाइन की जाएगी। फिर अगली पॉइंट आती है कि भाई ब्रोकर जो है, जैसे कि मैं हुआ रियल एस्टेट कंसल्टेंट, हमारी कंपनी हुई, हमारे साथ काम करते हैं सैफ, मेरे भांजे हैं, वो सारा काम देखते हैं, तो उसमें वेदर ब्रोकर जो है वो मेरिट का है या नहीं है, ये काफ़ी मायने रखता है कि वेदर वो कितनी जवाबदारी ले रहा है इस ट्रांजेक्शन में। डिपेंडिंग ऑन दैट ऑल्सो टोकन अमाउंट बढ़ाया घटाया जा सकता है। फिर आता है कि भाई टोकन के समय में कौन सा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया जा रहा है, वेदर एमओयू किया जा रहा है, टोकन रिसीट बनाई जा रही है, या केवल चेक पे साइन ली जा रही है, तो ये सारी चीज़ें भी मायने रखती है डिटरमाइन करने के लिए। वैसे टोकन रिसीट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ आपके पेरोजल के लिए। फिर अगली पॉइंट आ जाती है कि भाई डॉक्यूमेंट कौन से आपको दिखाए जा रहे हैं शुरुआत में मीटिंग के अंदर एट द टाइम ऑफ टोकन। रेट फाइनल हो गया, मगर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के आ गए हैं उसके ऊपर भी चीज़ें डिटरमाइन की जा सकती हैं, टोकन अमाउंट डिटरमाइन की जा सकती है। फिर आ जाता है कि भाई अगर मान लो डिजिटल सेल की प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं जिसमें आपको काफ़ी सब्सटेंशियली कम रेट में, बाजार भाव से, मार्केट रेट से बहुत कम में आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, तो इन दैट केस फिर जो है वो टर्म्स जो ओनर कहता है कि भाई मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और मुझे ज़्यादा पैसे दोगे तो मैं रेट में आपको ये बेनिफिट करके दूंगा, तो डिपेंडिंग ऑन दैट ऑल्सो वो जो अमाउंट है वो कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये 7 पॉइंट जो है ये टोकन अमाउंट डिटरमाइन करने के लिए आपको उपयोगी साबित हो सकती है। अभी अगला एक सवाल भी मैं और इसमें डील करना चाहूँगा इसी वीडियो के अंदर, वो है समय कितना मिलेगा, या समय कितना देना चाहिए, या समय कितना लेना चाहिए कमिटमेंट ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए। कितना समय, कितने दिन, 1 महीना, 15 दिन, 1.5 महीना, जायज़ क्या है। ठीक है, यूजुअली वो 45 दिन होता है, 45 डेज मिलते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ टोकन। 1 महीना कहते हैं, कोई 1.5 महीना कह लेते हैं, बट उसमें भी जो है 3-4 पॉइंट मैं थोड़ी सी आपके सामने लाना चाहता हूँ। पहली बात है उसके अंदर में कि भाई उसके ऊपर भी प्रॉपर्टी पे कोई लोन है या नहीं है, कोई लोन चालू है या नहीं है, वो भी एक मैटर करेगा। सेकेंडली है ओन कंट्रीब्यूशन अरेंजमेंट बायर को करना पड़ता है लोन के अलावा की जो अमाउंट है वो हो गया। उसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी के लिए भी पैसे लगेंगे, वो सब उसके पास रेडी है नहीं है, कहीं से आने हैं या किसी प्रॉपर्टी के सेल के प्रोसीड से उसको आने हैं, उस पर भी टाइम पीरियड डिपेंड करेगा। ये सारी चीज़ें पर पहले ही क्लियर होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ द मीटिंग। फिर आता है बायर जो है वो कौन सी बैंक से लोन ले रहा है। अगर वो कोई नेशनलाइज बैंक से लेता है सच एज SBI, तो SBI तो रीसेल केस में अननोन टाइम ले लेता है डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन एंड ब्रांच टू ब्रांच, तो वो तो खैर मैं नेशनलाइज बैंक के बारे में तो कोई ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, मगर वो समय काफ़ी ज़्यादा ले लेते हैं। अगली बात आती है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है बैंक के पास मॉर्गेज है, फर्ज कर लीजिए ओनर का लोन है और उसके डॉक्यूमेंट्स किसी बैंक में मॉर्गेज है, फॉर एग्जांपल ICICI बैंक, तो ICICI बैंक के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के बाद भी ICICI बैंक 15 से 20 दिन की जो कालावधि है वो ले लेती है, और उसके बाद में वो जो है डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ओनर को लौटाती है। तो वो अपने आप में 15-20 दिन निकल गए, तब तो फिर वो 1.5 महीना मांग के फायदा नहीं है।
ठीक है ना। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो रोल प्ले करता है कि भाई कितना दिन उसको पेपर लौटाने में लगेंगे। अगली पॉइंट है, बायर का भी कोई प्री सैंक्शन है क्या। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्या होता है, बायर का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया जाता है लोन देने से पहले। तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके उसका प्री सैंक्शन लेटर वो लेकर के आगे आएगा, तो उसमें 8-10 दिन की बचत मोटा मोटी हो जाती है। तो उस हिसाब से भी जो है नंबर ऑफ डेज डिटरमाइन किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें हैं जो मैंने आपको जरूरी है और मैंने समझा कि आपको ये इमीडिएट बेसिस के ऊपर इसके बारे में रिप्लाई किया जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। Any property related help, please contact us. Thank you.